हाय, मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं सावित्री सत्या यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस किस प्रकार से हुआ है। 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। कब? 1780 ईस्वी में किसने? वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। इसके प्रथम या प्रमुख नाजिन मौलवी मुइज़ी उद दीन थे। इसके प्रथम या प्रमुख नाजिन कौन थे? मौलवी मुइज़ी उद दीन। इस मदरसे में पारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाए जाते थे। कौन कौन से? पारसी, अरबी और मुस्लिम कानून। और इसके स्नातक ब्रिटिश राज्य में दूरभाषित के रूप में सहायक करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। प्रथम संस्कृत कॉलेज कहाँ खोला गया? बनारस में। किसके प्रयत्नों से? तो जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से। जिसका उद्देश्य क्या था? हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। संस्कृत कॉलेज बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन कराना था इसका उद्देश्य। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसको प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने किसका अनुवाद किया था? भगवत गीता का प्रथम आंग्ल में अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। इसके बाद आता है हॉल हेड। हॉल हेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। कब? 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण का प्रकाशित किया। किसने? हॉल हेड ने। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इसकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 ईस्वी में। ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। किस पत्रिका के माध्यम से? एशियाटिक रिसर्च। इसी क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? कालिदास। इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। सर्वप्रथम कौन से स्कूल की स्थापना हुई? 8 नवंबर को। कब? 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब? 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और
तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला किया था। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई। किसके? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या की गई? 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित थी। सैंडलर आयोग किससे संबंधित थी? शिक्षा से संबंधित थी। वर्ष 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैंडलर जो लीडर्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। इसके उप कुलपति कौन बने थे? डॉक्टर M.E. सैंडलर क्या बने थे? विश्व के उप कुलपति। इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए किसको? इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए आयोग के सदस्य 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो लीडर्स थे वो किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर M.E. सैंडलर को। उसके बाद उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? आयोग सदस्य 2 भारतीय थे। कौन? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भारत संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले को क्या किया है? लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। मैकाले ने क्या किया था? अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित किया। क्या क्या? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले। और ये किससे संबंधित थे? शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थे। इस सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। ये जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि उच्च वर्ग को ही शिक्षा दी जाए, उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन समान तक पहुँचे। शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन समान तक पहुँचे। इस लाइन को कहने का अर्थ है कि शिक्षा जो समाज के उच्च वर्ग है उसी को देना चाहिए और इससे जो छन छन कर बचेगा तो वो अन्य जन सामान्य के लिए असर करेगा। ये कथन को किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने। ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को बनाने का मुख्य उद्देश्य था। इसके आगे है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब से? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और
अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। क्या कथन बोला था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी तक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्तावना को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड्स के डिस्पैच को क्या बनाया? आधार बनाया। और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना कब? 1857 ईस्वी में की गई। इसके आगे है डीके कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डीके कर्वे के प्रयास से। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। डीके कर्वे कौन थे? ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। किसने? डीके कर्वे ने। 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछेगा कि विधवा गृह की स्थापना कहाँ की गई? तो पूना में कब? 1896 में। और किसने किया था? तो डीके कर्वे ने किया था। इन्होंने स्वयं एवं ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। इसने जो स्वयं अपना विवाह किससे किया था? ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया था। डीके कर्वे को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1958 ईस्वी में। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1880 ईस्वी के साथ पुणे में की गई थी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1880 ईस्वी में कहाँ की गई थी? पूना में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापक वीके चिपलुंकर, वीजी तिलक, गोपाल गणेश आगरकर एवं एम.बी. नामजोशी प्रमुख थे। इसके संस्थापक किसको किसको बनाया गया? तो वीके चिपलुंकर, वीजी तिलक, गोपाल गणेश आगरकर एवं एम.बी. नामजोशी को प्रमुख बनाए गए। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारक में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में
कहाँ पे? अजमेर में। मेयो कॉलेज की भी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1875 में। और कहाँ पे? अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में की तथा दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। ये सब राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से हुए थे। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की। किसने? मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्रिका की प्रकाशित किया। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।